Hello everybody. Today's topic is the assessment of cooperative societies. So first we will go through some legends that I have used in this presentation. First is GTI. GTI meaning is gross total income. Second, IFHP, that is income from house property, and third one is TDS, that is tax deducted at source. So first, now we will discuss what is the cooperative society. As per under section 2 subsection 19, a cooperative society is a society which is registered under the Cooperative Societies Act 1912 or under any law in the state at the time of registration of cooperative society. Means इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वो सोसाइटी कहलाती है जिसने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, या फिर अगर वो किसी स्टेट के अंदर है और उस स्टेट का कोई पर्टिकुलर डिफरेंट लॉ है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसने उस स्टेट के लॉ के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 27. मतलब अब हम वो एग्जम्पशन डील करेंगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोवाइडेड हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 27 के अंदर. ऐसी कोई भी इनकम जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्न करती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किस लिए बनाई गई है, फॉर द प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर. और वो मेंबर्स हैं आपके या तो शेड्यूल कास्ट से या शेड्यूल ट्राइब से, और बोथ दोनों में से किसी से भी हो सकते हैं, एग्जम्प्ट होगी. मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी जो मेंबर्स हैं या तो वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब या फिर दोनों में से किसी एक से रिलेटेड हैं, तो उसकी जो इनकम है वो एग्जम्प्टेड होगी. उसके लिए कंडीशन ये होगी, द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ओनली अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म्ड फॉर सिमिलर पर्पस. ठीक है. तो क्या कंडीशन है इसकी कि उस कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसकी जो मेंबरशिप है वो भी ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ही प्रोवाइडेड की गई है जो सिमिलर पर्पस के लिए बनाई गई हैं. सिमिलर पर्पस क्या है हमारा यहाँ पे, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना. ठीक है. और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ये सोसाइटी है उसकी जो फिनांस है, जिसको इन पैसा है, वो कौन प्रोवाइड कराती है, या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है या कोई दूसरी सोसाइटी प्रोवाइड करा रही है. ठीक है. तो ऐसी जो इनकम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्न करती है वो इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 27 के अंदर एग्जम्प्ट होती है. यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं, मैंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को डिफाइन कर दिया है, आप एक बार इससे गो थ्रू कर लीजिएगा. नाउ लेट्स कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम. देखिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनको जो डिडक्शंस हैं वो 2 पार्ट्स में अवेलेबल हैं. जो पहला पार्ट है डिडक्शन का वो है चैप्टर 80 का. फ्रॉम 80C से लेकर आपकी जो 80U तक के बीच में जो डिडक्शन है उसमें काफी डिडक्शन ऐसी हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोवाइड की गई हैं. ठीक है. उसके अलावा एक सेक्शन 80P है जो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डिडक्शंस को डील करता है. ठीक है. तो वो जो चैप्टर 80C से 80U डिडक्शंस है वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उन्हें दोबारा रिपीट नहीं किया है. तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 80P. ठीक है. तो यहां पर मैं इन डिडक्शंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं. पहला, जब आपको जितने भी आपने प्रॉफिट्स अर्न किए वो 100% प्रॉफिट्स आपकी आपको डिडक्शन मिलेगी. मतलब जितने भी प्रॉफिट्स आप अर्न करोगे, अगर आप इन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के में इन्वॉल्व हैं तो वो आपके सारे के सारे प्रॉफिट्स आपको डिडक्शन के रूप में मिल जाएंगे. और दूसरा,
दूसरी कैटेगरी वो है अगर आप, जो मैंने कहा कि कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज हैं, उनको छोड़कर अगर आप किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए वो 100% प्रॉफिट आपके डिडक्टिबल नहीं होंगे। उसके लिए आपको लिमिटेड एक्सटेंट है, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं वो एक्टिविटीज जहां आप, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इंगेज करती है अपने आप को, तो उसे उसके 100% जो प्रॉफिट्स हैं उनकी डिडक्शन मिलेगी। ठीक, तो फर्स्ट है प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड एक्टिविटीज। ऐसा मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एक्टिविटीज को मेंशन कर दिया है अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उन एक्टिविटीज को कैरी ओवर करती है और वहां से प्रॉफिट्स अर्न करती हैं, तो वो जो प्रॉफिट्स हैं वो पूरे उनके 100% डिडक्टिबल होंगे। ठीक है, अब वो स्पेसिफाइड एक्टिविटीज क्या होती है साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफाइड एक्टिविटीज है आपकी अंडर सेक्शन 80P सबसेक्शन 2A। अब वो एक्टिविटीज क्या है, देखिए फर्स्ट है अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज है अपने आप को किस चीज में, या तो वो बिजनेस ऑफ बैंकिंग का बिजनेस है उसका, या वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और किसको देती है, अपने मेंबर्स को। तो इस तरह की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इनकम अर्न कर रही है बैंकिंग बिजनेस से या क्रेडिट फैसिलिटी से, तो वो उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो 100% डिडक्टिबल होंगे। सेकेंड है कॉटेज इंडस्ट्री। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो एक कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर उसका जो काम है उससे रिलेटेड है। अब ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, कॉटेज इंडस्ट्री भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसे एक छोटे अमाउंट के साथ, छोटी कैपिटल के साथ, एक छोटे नंबर ऑफ वर्कफोर्स के साथ आप अपने घर में स्टार्ट कर सकते हैं और आपको इस बिजनेस को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है किसी फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर, बल्कि आपका जो बिजनेस है, जो आप घर से बिजनेस कर रहे हैं, वो हैंडल किया जाता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा। ठीक है, आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपने रजिस्टर करा लिया है अपने आप को। और यहाँ पर जो वर्क फोर्स होती है ना, वो जनरली फैमिली के मेंबर्स होते हैं और जो बिजनेस किया जाता है वो घर के अंदर ही किया जाता है, कोई बाहर नहीं किया जाता। और एक्टिविटीज जो होती हैं वो बनाते भी हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग भी करते हैं, सिर्फ सेल और परचेज में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसा मतलब जो भी कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर एक डील कर रही है और उसके जो भी प्रॉफिट्स वो अर्न करती है वो उसके 100% डिडक्टिबल होंगे। थर्ड है मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोई भी फसल उगाते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल, एनीथिंग कैन बी, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको मार्केटिंग करती है सेल्स करने के लिए, तो यहां से वो जो भी इनकम अर्न करेंगे, जो भी प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, वो 100% डिडक्टिबल होंगे। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, सीड्स, लाइव स्टॉक और अदर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स के लिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कोई भी इम्प्लीमेंट्स खरीदते हैं, इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, लाइव स्टॉक खरीदते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का सामान, आर्टिकल्स वगैरह खरीदते हैं, और यहाँ ये चीज ध्यान रखें कि वो जो जितनी भी परचेजिंग कर रहे हैं, ये परचेजिंग वो अपने मेंबर्स के लिए कर रहे हैं। तो इस परचेजिंग पे अगर उन्होंने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है तो वो उनका प्रॉफिट 100% डिडक्टिबल होगा। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स के द्वारा जो लगाया गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो जो भी उनकी फसल हुई है, अगर उसको प्रोसेसिंग में उनकी हेल्प करती है, और वो जो प्रोसेसिंग होती है वो विदाउट हेल्प ऑफ पावर है। ठीक है, बिना बिजली की, मतलब बिजली से नहीं चलती वो जो मशीन्स वगैरह, जो भी प्रोसेसिंग आपकी होती है, तो वहां से जो भी इनकम अर्न करते हैं वो भी आपका 100% डिडक्टिबल होगा। नेक्स्ट, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर। इसका मतलब है कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको कोई एक ऑर्डर मिला और उसके सभी मेंबर्स उस ऑर्डर के ऊपर वर्क करते हैं ऑन द सेम प्लेस। ठीक है, मतलब जहां पर एक ही चीज पर सभी लोग उसके मिलकर काम करते हैं, तो यहाँ सभी लोग कौन होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स।
तो वो कोई ऑर्डर पूरा करते हैं कोई भी, ठीक है, तो यहाँ से वो जो भी प्रॉफिट्स अर्न करेंगे पर वो उनके 100% डिडक्टेबल होंगे। एंड द लास्ट इज फिशिंग और एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है, अगर वो फिशिंग या उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट मटेरियल कोई भी परचेज करते हैं और वो किसके लिए कर रहे हैं, फॉर सप्लाइंग डैम टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स के लिए, तो कोई भी प्रॉफिट वो अर्न करते हैं वो जो प्रॉफिट्स होंगे वो 100% डिडक्टेबल होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर ऑफ इट्स मेंबर और फिशिंग और अदर एलाइड वाला एक्टिविटीज से रिलेटेड जो पॉइंट है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अब वो कंडीशंस क्या हैं, वो कंडीशंस ये हैं कि आप इन दोनों में अगर आप डिडक्शन चाहते हो, प्रॉफिट्स की डिडक्शन चाहते हो, तो आपको अपना जो वोटिंग इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो वोटिंग राइट्स है वो आपने रिस्ट्रिक्ट करना होगा। किसके लिए? फर्स्ट, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के पास वोटिंग पावर होगा। सेकंड, अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से फाइनेंस की हेल्प मिलती है तो वो दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके मेंबर्स भी वोटिंग राइट्स के लिए एलिजिबल हैं। और थर्ड, रिस्ट्रिक्ट है टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी छूट है और वोटिंग पावर उनको भी मिल सकती है। इन तीनों के अलावा आप अपनी वोटिंग पावर किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक। नाउ लेट्स कम ऑन आवर प्रीवियस स्लाइड जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये था प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफाइड एक्टिविटीज। नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्रॉफिट ऑफ सर्टेन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। नाउ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर कोई भी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कलेक्टिव लेबर दे प्रोवाइड करती है, या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंगेज है किस बिजनेस में, सप्लाइंग मिल्क, दूध, ठीक है, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेज्ड बाय और ग्रोन बाय इट्स मेंबर, ठीक है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो मिल्क प्रोवाइड करती है, ऑयल सीड प्रोवाइड करती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और ये कौन सी चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो उसके मेंबर्स या तो रेज करते हैं या ग्रोन करते हैं। और वो किसको प्रोवाइड करती है? या तो किसी फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोवाइड करती है, ठीक है, बीइंग जो कि इंगेज है किसमें, बिजनेस ऑफ सप्लाइंग मिल्क, और जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ऑयल सीड, फ्रूट्स और वेजिटेबल, जो भी केस हो। या फिर वो प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट या किसी लोकल अथॉरिटी को, या फिर वो प्रोवाइड करती हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को जो कि पब्लिक तक प्रोवाइड कराती है ये अल्टीमेट प्रोडक्ट्स, दैट इज मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। तो 100% जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके डिडक्टेबल होंगे। नाउ थर्ड वन इज द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी इनकम अर्न करती है, किस तरीके से? अदर एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने एक्टिविटीज अभी डिस्कस करी, ठीक है, उन एक्टिविटीज के अलावा अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और वहां से वो प्रॉफिट्स अर्न करती है, ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट्स होंगे वो 100% डिडक्टेबल नहीं होंगे। मींस अगर आप एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो आप जितनी भी प्रॉफिट्स आपने अर्न किए हैं उसमें से आपको 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, और अगर आप एक नॉन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो आपको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कोई इन्वेस्टमेंट करती है और वहां से वो कोई इनकम अर्न करती है, और वो इनकम किस फॉर्म में हो सकती है? या तो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे या फिर आप डिविडेंड अर्न करोगे, तो ये दोनों ही इनकम उसकी 100% डिडक्टेबल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अपने गोडाउन है, वेयर हाउस है, और अगर उन्हें वो किराए पर देती हैं और किराए पर देने से वो इनकम अर्न करती है कोई भी,
तो वो जो जितनी भी इनकम अर्न करेंगे वो भी पूरी की पूरी डिडक्टिबल होगी। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अर्न करती है इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पर या कोई इनकम अर्न करती है हाउस प्रॉपर्टी पर, तो वो फुली डिडक्टेबल है। बट इफ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डजंट एक्सीड 20,000, मतलब अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी इनकम 20,000 तक है, तो अगर उसे कोई इनकम है किस तरीके से, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज या कोई हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है, तो वो उसका फुली डिडक्टेबल होगी। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं, कंडीशंस हैं। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं होनी चाहिए, इन 4 टाइप्स की नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? फर्स्ट, इट कैन नॉट बी अ हाउसिंग सोसाइटी। सेकेंड, इट कैन नॉट बी अ अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी। Third, it cannot be a society carrying on transport business, and also it cannot be a society engaged in the manufacturing operation with the aid of power. ठीक है, ये 4 टाइप्स की कंज्यूमर, ये 4 टाइप्स हैं। इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये वाली डिडक्शन अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर आप सपोज कीजिए आप इन चारों में से नहीं है, मतलब आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ये वाली कंडीशन, लेकिन आपकी इनकम 20,000 से ज्यादा बनती है, ग्रॉस टोटल इनकम है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक्सीड करती है 20,000 को, तो इन दैट केस आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज किया था, अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी। तो अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी वो कंज्यूमर सोसाइटी होती है जो बनाई जाती है बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, और कहां पर अर्बन वर्ड आ रहा है, तो अर्बन का मतलब है विद इन द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, नाउ मैनर्स ऑफ डिडक्शन। अब डिडक्शंस कैसे मिलती हैं ये डील करता है सेक्शन 80P सबसेक्शन 3। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ग्रॉस टोटल इनकम निकालेंगे। अब ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? जहां जहां से भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इनकम अर्न की है, प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, सबसे पहले आप उन सारी इनकम्स को एक साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद अगर हमारे पास उसमें से कोई भी करंट ईयर का या लास्ट ईयर का अनएब्जॉर्ब लॉसेस हैं या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो उसे आप वहां से उस ग्रॉस टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम जो सेक्शन 80C से लेकर 80U की जो डिडक्शंस हैं उन्हें लेस करेंगे। उसके बाद हम जो सेक्शन 80P के अंदर जो अभी अभी हमने इतनी सारी डिडक्शंस पढ़ी कि 100% प्रॉफिट्स कब डिडक्टेबल हैं, कब आपको 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी, कब आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये जो सारी डिडक्शन अभी अभी हमने डिस्कस की, उसके बाद आपको वो डिडक्शंस मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, उसमें से एडजस्ट करेंगे हम करंट ईयर का ठीक है, करंट ईयर या लास्ट ईयर के जो भी अनअब्जॉर्ब लॉसेस हैं, आपका डेप्रिसिएशन है। इसके बाद आप जो चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शंस हैं वो देंगे। आफ्टर दैट आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P देंगे। ठीक है, नाउ अब ये जो हमने अभी पढ़ा, तो ऐसा सेक्शन 80P4 क्या कहता है कि ऐसा कब होगा, जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 80P के वो इम्प्लाइड नहीं होंगे। तो ऐसा कब होगा? अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बल्कि वो क्या है, एक कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80P किसके ऊपर अप्लाई नहीं होते? ना तो वो किसी कोऑपरेटिव बैंक पर अप्लाई होते हैं, या फिर आप अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी और अ प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक हैं। ठीक है, इस केस में आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। यहाँ पे हल्का सा आपको ब्रीफिंग कर दी गई है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ एग्जम्पशन फ्रॉम TDS। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक जनरल रूल है कि जब भी एक पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन किसी सेकंड पर्सन को कोई भी पेमेंट करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज,
तो आपको सेक्शन 194 के अंदर उस पेमेंट्स पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। लेकिन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इस रूल से एग्जम्प्ट है, मतलब उन्हें टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। कब? जब वो एक क्रेडिट जब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अमाउंट पे करती है किसी उसके अपने ही मेंबर को या किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो जितना भी पेमेंट करेंगे अपने मेंबर को या दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उसके ऊपर से कोई टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स विद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसने अपने डिपॉजिट्स किए हैं किसी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के पास, या फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और अ कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक और अ कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, इनमें से किसी के पास भी कुछ डिपॉजिट्स हैं तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा वो इनकम जो कहां से अर्न की है, डिपॉजिट्स पे अर्न की है विद अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक इंगेज इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। ठीक है। आपने डिपॉजिट से इनकम अर्न की है, वो डिपॉजिट जो किसके पास किए हैं, आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किए हैं, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक नहीं हो सकता, जो कि बिजनेस, इनका जो बिजनेस है वो बैंकिंग बिजनेस है। ठीक है। ये कंडीशन है कि वो बैंकिंग बिजनेस के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 14A। देखिए सेक्शन जो 14A है ना, वो डील करता है एग्जम्प्टेड इनकम में। मतलब सेक्शन 14A कहता है कि अगर आप कोई भी एग्जम्प्टेड इनकम अर्न करते हैं, आपका मतलब यहाँ से कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी एग्जम्प्टेड इनकम अर्न करती है तो उस एग्जम्प्टेड इनकम को अर्न करने के लिए अगर उसके कोई भी खर्चे हुए हैं तो उसकी उन्हें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप इनकम ही आपका वो ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड नहीं हो रही, क्योंकि वो एग्जम्प्टेड इनकम है। जब वो इनकम ही ऐड नहीं हो रही तो उससे रिलेटेड खर्चे भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है 14A में और 80P में। देखो 14A डील करेगा एग्जम्प्टेड इनकम फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो 80P है वो डील करता है डिडक्शंस कि ग्रॉस टोटल इनकम में से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कौन कौन सी डिडक्शंस मिलेंगी। ठीक है। तो डिडक्शन का तरीका मैंने आपको बता दिया कि तरीका क्या, किस मैनर में हम उन्हें देते हैं। नाउ द टैक्स रेट। अब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर क्या रेट, टैक्स रेट एप्लीकेबल है। देखिए अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी इनकम 10,000 तक है तो उसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल है वो है 10%। ठीक है। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी इनकम 10,001 से लेकर 20,000 तक है, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट, यहाँ से बच्चों यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई है, मैं कुछ ऐड करना भूल गई हूँ जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरा सेकंड पॉइंट कि अगर इनकम 10,000 1 से 20,000 तक के बीच में इनकम है तो जो टैक्स होगा ना वो लगता है, पहले आप उसमें 1,000 ऐड कर दोगे और जितनी भी इनकम आपकी 10,000 से ऊपर है उसका आप 20% निकाल देंगे। ठीक है। और अगर आपकी इनकम 20,000 से ऊपर है, अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी इनकम 20,000 से ऊपर है तो 20,000 से जितना भी ऊपर है उसका 30% और उसमें आप ऐड कर देंगे 3,000। ठीक है। सरचार्ज, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज लगेगा और उसके अलावा आपके ऊपर 4% एजुकेशन सेस है। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। MSBQR is a cooperative society engaged in cottage industry. The profits and gain from the cottage industry. Cottage industry हमने अभी डिस्कस किया था, कुछ याद आया, जो घर से चलाई जाती है। Profits and gains from the cottage industry for the year ending 31st March 2009 is 7 lakh. It earned interest on bank deposits amounting to rupees 4 lakh. Unabsorbed depreciation and unabsorbed losses from the year ended 31st March 2018 amounts to rupees 1 lakh and 20,000 respectively. It made a donation of rupees 120 lakh which is eligible for 100% deduction. Compute the total income of the cooperative society.
ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इनके प्रॉफिट, सबसे हमें इनकी इनकम लेनी है। चलिए इनकम लें। सबसे पहले देखिए पहली इनकम क्या है इसकी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं वो कितने हैं बच्चों, 7 लाख। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो डिडक्शन मिलेगी, डिडक्शन बाद में मिलेगी, पहले हम इनकम को ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए 7 लाख ये हो गया, ये बिजनेस इनकम है, राइट। तो हम बिजनेस इनकम में से हम लेस कर देंगे, कोई बिजनेस लॉस है क्या, हाँ, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है आपका 1 लाख का। ठीक है, और इसके बाद अनएब्जॉर्ब लॉसेज हैं आपके 20,000 की। ठीक है, तो टोटल 1,20,000 आपने एडजस्ट करने हैं। बिजनेस इनकम आपकी 7 लाख थी। जब आप ये एडजस्ट कर देंगे तो जो आपके बैलेंस प्रॉफिट्स बचेंगे कॉटेज इंडस्ट्री के, वो बचेंगे बच्चों 5,80,000। समझ आया सभी को यहाँ तक। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं ये बैंक डिपॉजिट्स पर। जो बैंक डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं वो अर्न कर रहे हैं ये 4 लाख। ठीक है, 4 लाख हम आगे अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो बैंक डिपॉजिट्स में जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं इसके ऊपर इन्हें कितने, ये पूरे की पूरी डिडक्टिबल नहीं होगी, ये सिर्फ 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि अदर देन स्पेसिफाइड एक्टिविटी है ये। ठीक है, तो चलिए पहले हम इनकम ऐड कर लेते हैं। 580 हमारा बैलेंस बचा था, बैंक डिपॉजिट से हमें 4 लाख मिला, तो मेरी ग्रॉस टोटल जो इनकम है वो हो गई 9,80,000। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकल गई। अब मैंने आपको बताया था कि हम डिडक्शन कैसे देते हैं। सबसे पहले आप देंगे 80C से 80U के बीच में कोई डिडक्शन है तो हाँ, डोनेशन दिया इन्होंने 80G के अंदर 1,20,000 की, और जो 100% डिडक्टिबल है लिख भी दिया है इन्होंने। ठीक है, तो अब हम 80G की डिडक्शन देंगे 1,20,000। इसके बाद आप आ जाइए, अब और तो 80C से 80U की कोई डिडक्शन नहीं है। अब हम आते हैं 80P के ऊपर। 80P में क्या डिडक्शन मिलेगी, 80P में हमने अभी पढ़ा था जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो पूरे डिडक्टिबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो उससे 7 लाख जो उसने इनकम अर्न की है, ठीक है, वो 7 लाख में से 1,20,000 हमने एडजस्ट कर दिया, तो हमारे पास बची थी 5,80,000। ठीक है, तो बिजनेस इनकम 5,80,000, ये जो इनकी कॉटेज इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट्स हैं ये पूरे डिडक्टिबल हैं, पूरी डिडक्शन मिल गई। इसके अलावा ये जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है यहाँ पर 4 लाख, इस 4 लाख में से इनको 50,000 की रिबेट यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन दोबारा से देखो एक बार, जी के अंदर 1,20,000 की मिली थी हमारा, और कॉटेज इंडस्ट्री के जो प्रॉफिट्स हैं वो 5,80,000 डिडक्टिबल हो गए पूरे। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम 50,000 डिडक्ट हो गई। ठीक है, तो अब जब आप ये ग्रॉस टोटल इनकम में से अपनी डिडक्शन लेस कर देंगे तो जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है वो हुई आपकी 2,30,000। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। थैंक यू वेरी मच।